नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जम्मू कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने गए लोगों पर जिस तरह दहशतगर्दों ने हमला किया और जिस तरह महिलाओं का सुहाग उजाड़ा, उसके बाद दहशतगर्द और उसके आका पाकिस्तान में ये सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हिंद के सिपाही उसका इतना बुरा हश्र करने वाले हैं। पाकिस्तान रो रहा है, पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला चीन भी बस सलाह दे रहा है, दूरी बनाए हुए है। आखिरकार पाकिस्तान अब करे तो करे क्या? ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब भारत ने आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है तो पाकिस्तान कितनी देर हिंदुस्तान का सामना कर पाएगा। हमारे साथ मेहमान रहेंगे जिनसे हम मौजूदा हालातों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार देखिए, हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं और भारत डटकर इन हालातों का सामना भी कर रहा है और पाकिस्तान को लगातार जवाबी कार्रवाई में पस्त भी कर रहा है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया है और ये जो बड़ी गतिविधि देखने को मिली है जिसमें रिहायशी इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। तो देखिए, ये वो 11 जगहें हैं जहां पर भारत में 11 जगहों पर हमला करने की नापाक कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन भारत ने इस कोशिश को नस्ते-नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की इस कोशिश में जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में जरूर रिहायशी इलाकों में ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लोगों को उनकी जिंदगियों में काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए, मेहमानों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट हैं आप। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके के हालात निर्मित हो गए हैं, ऐसे में आप भारत की स्थिति को कहां पर देखते हैं और पाकिस्तान जो कि 48 घंटे में ही पस्त हो गया है, क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान वापस से 93,000 सैनिकों के घुटने पे आने का जो पूरा दायरा था, जो पूरी पिक्चर थी, उसको भूल बैठा है? मुझे सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जी। मैं तो एक स्टूडेंट हूं वॉरफेयर का और एक एनालिस्ट हूं जी। तो जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जहां तक सवाल है क्या हालात है, देखिए, पाकिस्तान को भारत ने एक बड़ा सीधा मैसेज दिया था 7 तारीख को, बगैर घुसकर इतना ज्यादा मारेंगे कि आपके पुश्ते याद रखेंगी। अगर आप फिर भी नहीं सुधरोगे तो आपका नामो निशान मिट जाएगा जी। अब देखिए, पहला स्ट्राइक तो हो गया, आपने देख लिया सिंदूर 1 का असर क्या हुआ, उसके बाद सिंदूर 2 हुआ, उसका असर भी आपने देख लिया। अब बारी आ गई है पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने की और पाकिस्तान को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास जो साधन थे पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लिया है। पाकिस्तान अब एक भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, सबसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, हथियार मांग रहा है। अभी कुछ देर बाद IMF की मीटिंग होने वाली है, वहां पे उसको पैकेज मिलता है या नहीं मिलता है, बड़ी इंतजार है उसका। तो और यहां तक चीन जो इसके साथ खड़ा होता था, हमेशा कहता था कि हमारा रिश्ता हिमालय से भी दृढ़ है, उसने भी आज स्टेटमेंट दे दी कि हम आतंक का साथ नहीं दे सकते हैं। अब एक सिर्फ तुर्की रह गया जाकर, जिसके ड्रोन्स कल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे। किस हद तक तुर्की भी मदद करता है पाकिस्तान की, वो देखने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत जल्द घुटने टेकने पड़ेंगे, अगर नहीं टेकेगा तो अपना नामो निशान मिटाने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए।
सर मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए कल बीती शाम जिस तरीके की गतिविधियां लगातार बॉर्डर एरियाज में जारी रही थी और खासकर जो पश्चिमी बॉर्डर कोस्टल है उसको जो है कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी या यूं कहें कि आतंकी संगठनों ने करी थी, उसको देख करके क्या लग रहा है कि उनके पास जो वो हैवी आर्टिलरी होने का दावा करते हैं वो दावा सिर्फ और सिर्फ हवा ही है या फिर क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के आसपास की जो बेल्ट है, पश्चिमी जो पूरा बॉर्डर एरिया है, सिर्फ उन्हीं के 11 क्षेत्रों में उन्होंने जो है वो अटैक करने की कोशिश करी थी, या फिर आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो हमको प्रिपरेशन है वो चाइना की साइड से भी करनी चाहिए और पाकिस्तान के जो अदर बॉर्डर्स टच होते हैं वहां पर भी हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए क्या? उसी मुस्तैदी से हमें सतर्कता पूरे बॉर्डर पे बरतनी है जी। बेशक पाकिस्तान ने सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर को ही छेड़ा है, लेकिन हमें सतर्कता पूरे बॉर्डर पर बरतनी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के पास कुछ कमियां हैं जी। एक कमी तो है उसके पास वॉर वेस्ट रिजर्व कहते हैं कि 4 दिन के ही है सिर्फ, इसलिए इतना ज्यादा अगर उसने शेलिंग बॉर्डर के ऊपर किया है सीजफायर तोड़ने के बाद, मेरे को लगता है उसके बाद वो भी असला खत्म होने वाला होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर आर्मी डिप्लॉय कर रखी थी, अभी खबरें ये मिल रही हैं कि वहां जो 3 से 5 डिवीजन थे उनको वहां से हटा लिया है, उनको वो अपने इंडिया के खिलाफ जो बॉर्डर है वहां पर लेके आ रहा है जी। ये एक विषय है जिसको हमें बड़ी गहनता से देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ट्रुप्स की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए अब वहां से, क्योंकि वहां पे फ्रंटियर कोर के ट्रुप्स को लगाकर रेगुलर आर्मी को इधर ला रहा है, इसलिए उसकी नीयत अभी कुछ ठीक तरह से सुधरी नहीं है, तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान जो भी हिकमत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि भारत ने पहले से कह दिया है कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो नॉन एस्केलेटरी है। सर एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं जो है एनालिसिस्ट हूं और दूसरी बात ये भी कि आप बहुत करीब से इस पूरे विषय को समझ रहे हैं। सर जम्मू कश्मीर में कई सारे सेक्टर्स में जानकारी सामने आई, फिर चाहे वो मैं उरी की बात कर लूं, बारामूला की बात करूं, तंगधार की बात करूं, इन तमाम क्षेत्रों में जो है वो शेलिंग और सीज फायर लगातार उसका उल्लंघन देखने को मिला है। लेकिन पुंछ में जिस लेवल पर नुकसान हुआ, क्या हम उसके लिए उस लेवल पर तैयार नहीं थे या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिविलियंस के ऊपर भी वो एक्शन ले सकता है? देखिए पुंछ टाउन एक बाउल है जी जी। इस बाउल के अंदर आर्टिलरी फायर करना, जब किसी प्रकार का फायर करने से नुकसान काफी होगा जी, पर आप वो तो एक जमीनी हकीकत है, उसको आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत कायराना हरकत है ना। हमने साफ किया, हमने कहा जब कि हमने सिर्फ आपके दहशतगर्दी ठिकानों के ऊपर मारा है, किसी फौजी टारगेट को हमने हिट नहीं किया, किसी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया, ना ही हमारा मकसद है और ना ही हम इसमें एस्केलेशन चाहते हैं। पर पाकिस्तान की जिस प्रकार की फितरत है, बेशर्मी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी वो फौज है वो जानवीरों की फौज नहीं है, वो लश्करों की फौज है, दहशतगर्दों की फौज है। उनकी हरकतें जो है वो दहशतगर्दों जैसे ही होती हैं, खौफ फैलाना, डरना, लोगों को मारना, कूटना, ये काम उन्होंने किया और पुंछ में उन्होंने कर दिखाया। बेचारे निहत्ते जो पुंछ के वासी थे उनका क्या कसूर था? बिल्कुल। तो उनके ऊपर जिस प्रकार का कायराना वार इन्होंने किया है, इसका भी खमियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा सहनशीलता के साथ काम कर रहा है। जी जी। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज हों जी, लेकिन अगर भारत को मजबूर किया गया और भारत के पास इतने साधन हैं कि वो पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को उठाने के साथ साथ पाकिस्तान के शहर जो है उनको तहस नहस कर सकता है। बिल्कुल। सर मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा तुर्की और अजरबैजान को लेकर के। ये क्वेश्चन मेरा आपसे रहने वाला है। तुर्की और अजरबैजान, हालांकि बाकी की जो गल्फ कंट्रीज थी उन्होंने सपोर्ट नहीं दिखाया है, न्यूट्रल स्टैंड। अक्सर वैश्विक मंच पर जो स्टैंड भारत का होता है वही स्टैंड इस बार गल्फ कंट्रीज ने इंडिया के लिए रखा है। इंडिया पाकिस्तान की जो ये वॉर सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, इसको अभी मैं वॉर सिचुएशन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वॉर भी नहीं कहा जाएगा, वॉर सिचुएशन कह सकते हैं
करते हैं। इस बीच गल्फ कंट्रीज का स्टैंड प्लस तुर्की और अजरबैजान, इन दोनों की जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि बीते शाम को इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी, हो सकता है मैं गलत हूं या सही हूं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। तुर्की ने कुछ कैरियर्स जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पहुंचाए हैं, इस तरीके के इंफॉर्मेशन लगातार इनपुट्स आ रहे थे। तो अगर ऐसा होता है, तुर्की और अजरबैजान कितने ज्यादा सशक्त हैं, क्योंकि ईरान के सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, ईरान के आर्टिलरीज की हम बात कर रहे हैं, उनके सामने ये कहीं टिकते नहीं है। देखिए, ऐसा है कि तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया था उस युद्ध के अंदर जी। तो तुर्की और अजरबैजान के पास क्या है? ड्रोन्स है उनके पास। तुर्की के पास कुछ हवाई जहाज हैं। तुर्की की एक शिप कराची पोर्ट में आई है, वो कैरियर नहीं है, तुर्की के पास कैरियर्स नहीं है, क्योंकि एक वॉरशिप वहां पर आई है कुछ स्टोर लेकर। जाहिर है कि ड्रोन्स लेके आई होगी। और कल आपने देखा जो कल अटैक हुआ है जिसमें ड्रोन से हुआ है जी, वो ड्रोन्स तुर्की से बने हुए हैं जी। ये स्वार्म ड्रोन जिनको कल इस्तेमाल किया है वो ज्यादातर तुर्की के थे, कुछ चीन के, कुछ तुर्की के। तो ये ड्रोन्स का जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान को तुर्की दे रहा है, अजरबैजान भी वही सपोर्ट दे रहा है। सर, क्या ये इंडिया के पास जो हार्फी ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि कहते हैं कि 100 किलोग्राम तक की जिनकी कैरियर लिमिट्स हैं, उनको कंपीट करने वाले हैं? बिल्कुल, इंडिया के पास बेहतरीन ड्रोन्स हैं, आरपी ड्रोन्स, अरब ड्रोन्स। इंडिया खुद कारकाजी ड्रोन बेंगलोर में बना रहा है। हमारे काफी स्टार्टअप्स हैं जो कि ये कारकाजी ड्रोन्स बना रहे हैं, काफकाजी ड्रोन्स बना रहे हैं। तो इंडिया सर, इंडिया के ड्रोन्स के सामने ये तुर्की और अजरबैजान का ड्रोन कहां स्टैंड करता है? कहीं भी नहीं स्टैंड करता। और आपने उनका हालत देख रही है ना, बिल्कुल। देखिए, तो ड्रोन्स की आपस में लड़ाई तो नहीं होती है। ड्रोन्स के जो है, ड्रोन्स आते हैं, टारगेट के ऊपर आते हैं, और जो हमारे एंटी ड्रोन वेपन्स हैं वो उनको ड्रोन गिराते हैं। आपने देखा किस तरह से किसी भी ड्रोन को अंदर नहीं घुसने दिया गया। ड्रोन को जो हमारे अपनी भारत में निर्मित लेजर से बनी हुई एंटी ड्रोन वेपन्स हैं, उसका कमाल आपने कल देख लिया। तो उसके अलावा हमारी जो अभी लेटेस्ट मॉडर्नाइज्ड L-70 गन्स हैं जो कि भारत ने रिफर्बिश की हैं, उनका कमाल भी आपने देख लिया। तो भारत के पास बहुत साधन और संसाधन हैं जो कि इनके नापाक इरादों को, चाहे वो तुर्की से ये ड्रोन्स ले आए, चाहे अजरबैजान से ले आए, चाहे चीन से ले आए, हम सहमत हैं, हम सक्षम हैं उनको गिराने की, मार गिराने की। और इससे पहले कि हमारा सीमा में घुस सके तभी हम उनको मारेंगे। बिल्कुल सर, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, लगातार हम आर्टिलरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। ऐसे में मैं एक विषय आपसे ये समझना चाहूंगी कि S-400 जिसने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नस्ते नाबूद कर दिया था, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है, आई थिंक अभी रक्षा मंत्री के साथ में जो मीटिंग चल रही थी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी जो मीटिंग चल रही थी, शायद आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट की वजह है वही उनके चेहरे की भी मुस्कुराहट की वजह रही होगी, जिसके बाद काफी डिप्रेशन में आ गया पाकिस्तान। मुझे देखिए, S-400 ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, अब S-400 का फैसला किया था भारत ने, क्योंकि उस वक्त भारत थोड़ा चिंतित था जी। हमारा एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन जो मोदी सरकार का जो फैसला था S-400 लेने का, बावजूद अमेरिका के ऑब्जेक्शंस के, उन्होंने S-400 खरीदा और डिप्लॉय भी किया। अभी भी 2 बैटरी जो है S-400 की आनी है, लेकिन जितनी अभी लगी है, सक्षम है हमारे को एक कवच देने की, और उस कवच का आपने नतीजा कल देखा है जी। तो S-400 एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन, एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसने कि भारत की एयर डिफेंस शक्ति को बहुत ही मजबूत किया है जी। उसके साथ साथ भारत के पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स भी हैं। हमारे पास और सरफेस टू एयर मिसाइल भी हैं, अपने देश में बनी हुई आकाश मिसाइल है, जैसे मैंने जिक्र किया L-70 है हमारे पास, जो कि L-70 है तो बहुत पुरानी गन, लेकिन हम जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भारत में रिफर्बिश हुई है। भारत में इसका नया साइटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। उसके अलावा शिल्का गन्स है हमारे पास, Z-223 गन्स हैं, 223 उसको बोलते हैं। तो हमारा जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम अभी है, अभी बहुत ही स्ट्रांग है। और इसका नतीजा आपने जो इसका एक ट्रेलर आपने कल देखा, पाकिस्तान की जो कल की कोशिश थी तो यही थी कि हमारे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को वो देखना चाहता था कितना ताकतवर है और उसमें क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं।
तो कुछ एक किस्म का मैं एक तरीके की मेंटालिटी समझना चाहती हूँ सर। देखिए हम अभी इसको वॉर सिचुएशन नहीं कह रहे हैं, हम इसको अभी एक सिंपल सी नोकझोंक या तनाव की स्थिति कह रहे हैं। वैश्विक मंच पर इसको भारत पाकिस्तान के बीच में नोकझोंक जैसी सिचुएशन कहा जा रहा है। लेकिन सर इस सिचुएशन में भी इंडिया ने अपने आप को वॉर प्रिपेयर किया है, और ना सिर्फ अपने आप को वॉर प्रिपेयर किया है बल्कि पूरे नेशन को वॉर प्रिपेयर किया है। इसका एग्जांपल है सर, दिल्ली के अंदर सायरन्स इंस्टॉल किए जा रहे, सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं वहां पर इंस्टॉलेशंस लगातार जारी हैं। ब्लैकआउट को हम फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस है जिनको फॉलो किया जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी कमियां शायद हमारी भी रही होंगी, क्योंकि पुंछ में थोड़ी सी जो हमने कह सकते हैं कि कैजुअलिटीज देखी है और थोड़ा सा हमें नुकसान हुआ है, वहां के सिविलियंस को नुकसान हुआ है, उसके लिए तहे दिल से पीड़ा भी है पूरे नेशन के अंदर। और हम इस समय पूरा देश जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी खड़ा हुआ है। सर मैं एक विषय ये समझना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान इस माइंडसेट को क्रैक नहीं कर पा रहा है? मैं अपनी भाषा में कहूंगी कि शायद उन्होंने बादाम नहीं खाया है। देखिए पूजा, एक बात मैं आपसे सहमत नहीं हूं, जो नोकझोंक नहीं है जी, ये कहने की बात है। वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, अनडिक्लेयर्ड वॉर, और भारत इस बात को मान रहा है और भारत इसी तरह से तैयारी कर रहा है, जैसा आपने जिक्र किया दिल्ली में, बाकी जगहों पे प्रयास किया जा रहा है। इसका कारण है क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो जिहादी मेंटालिटी का दुश्मन है। वो फौज जो है वो जिहादी आइडियाज के ऊपर पड़ती है, उसका जिहादियों के साथ उसके जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं वो जिहादीज है। आपने आज उनके डिफेंस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि जो मदरसे के जो तालिबान है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा एज ए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो पूरी मेंटालिटी इस फौज की जो है वो एक जिहादी मेंटालिटी है। तो ऐसे मेंटालिटी वाली दुश्मन के साथ आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, ना ही हम एस्केलेशन कर रहे हैं। हम तो अपना जो हमें जो यूनिवर्सल लॉ है, ग्लोबल लॉ है, जिसके मुताबिक हमें राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या राइट टू रिटेलिएट कहें या राइट टू रिस्पॉन्स कहें, हम उस राइट टू रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बार बार हम कहते हैं जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमारी तरफ से रिस्पॉन्स जो आया है वो नॉन एस्केलेटरी है। अगर आप उसको एस्केलेट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, और हमारा जवाब उससे भी करारा होगा। तो देखिए आप ऑप्शन 3 में क्या होता है, जल्दी आपके सामने वो भी खुलेगा। जी सर एक विषय देखिए, आपने बोला कि इसको अनडिक्लेयर्ड वॉर ही कहा जाएगा, लेकिन कई दर्शक जो इस समय टीवी चैनल्स देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, क्योंकि जो अलग अलग न्यूज चैनल्स हैं उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध की सिचुएशंस आ गई हैं और तमाम चीजें, तमाम बातें हो रही हैं। तो एक बार प्लीज दर्शकों को ये क्लियर कीजिएगा कि व्हाट इज एक्चुअल वॉर डेफिनेशन और ये कैसे डिक्लेयर होता है। देखिए पूजा, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं किसी तरह का खौफ नहीं फैलाना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को गलत तरीके से ले। देखिए जब मैं ये कहता हूं कि हम वॉर के अनडिक्लेयर्ड वॉर है, इसका मेरा कहने का मतलब यह है हम पूरी तरह से तैयार हैं एंड स्टेट में जाने के लिए। वॉर जो है एक किस्म का एस्केलेटरी लेडर में सबसे आखिरी चीज है। बिल्कुल जी। जो एस्केलेटरी लेडर है वो स्टार्ट होती है डिप्लोमेटिक मीन्स के साथ, जिसका आपने देखा पहले, सबसे पहले जो अनाउंसमेंट कैबिनेट सिक्योरिटी ने की थी, उन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए, कुछ इकोनॉमिक मेजर्स लिए। अभी भी हम इकोनॉमिक मेजर्स के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि शायद IMF का लोन बंद हो जाए, FATF की लिस्ट में आ जाए। ये सारे जो जब होंगे, दबाव पड़ेंगे तो शायद पाकिस्तान अपने घुटने टेक दे। उसके बाद इंटरनेशनल दबाव होता है, वो भी देख लिया आपने किस प्रकार इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान को पड़ रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया है, सिर्फ 1 या 2 देशों के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है। जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, मुस्लिम कंट्री सऊदी अरेबिया, UAE, इराक, सॉरी कटार, जो कि माने कट्टर मुस्लिम देश हैं, वो भी आज भारत के साथ खड़े हैं शाना बशाना। तो ये सारी उसके बाद जो है और मेजर्स होते हैं, पोस्टरिंग होती है। पोस्टरिंग के बाद फिर आप कहे कि कवर्ट ऑपरेशंस, मिसाइल अटैक्स। मिसाइल अभी जो फेज चल रही है वो ये है, इसे जो स्ट्रेटेजी में कहते हैं विनिंग विदाउट फाइटिंग। आप दुश्मन को बगैर एक्चुअल लड़ाई में ले जाकर उसका बुरा हाल कर देते हैं, उसका मनोबल इतना टूट जाए, उसके जनता का मनोबल टूट जाए कि वो सरेंडर करने को तैयार हो जाए। बिल्कुल सर, और ये नजर भी आ रहा है सर, क्योंकि देखिए वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेकर के खड़ा हो गया है पाकिस्तान 2 ही दिन के अंदर। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक में नहीं, आज आपने देखा होगा क्राउड फंडिंग का उन्होंने डाला है।
लोगों से मांग रहे हैं पैसा कि हमें पैसा दीजिए, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है। देखिए कितनी बड़ी हिकमत है, आप लड़ाई लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। तो ये तो इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। ठीक है सर, एक तस्वीर को मैं चाहूंगी कि आप ये याद रखिए, बनता क्या ना करता, पाकिस्तान उस हालत में है। बिल्कुल, और क्या ना करता, कुछ भी कर सकता है। और दूसरी एक कहावत फिट बैठती है, वो है कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, मेरे ख्याल से। सर एक विषय में और समझना चाहूंगी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट अच्छी लग रही है। सेना से जुड़े तमाम लोग मुस्कुराते रहे तो देश मुस्कुराता रहता है, इसलिए अच्छा लगता है। सर मैं एक विषय समझना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि प्लीज आप इस तस्वीर को डिकोड कीजिए। तस्वीर ये कि आज रक्षा मंत्री के साथ में तीनों सेनाओं के जो फ्रंटियर्स थे वो बैठे हुए थे, और जब जल थल नभ हम तीनों की सैन्य क्षमताओं और साहस का बात करते हैं, उनके अद्वितीय अद्भुत पराक्रम का जिक्र करते हैं, लेकिन जब इस मीटिंग के दौरान जो तस्वीरें बाहर आती हैं, उन तस्वीरों में तीनों ही फ्रंटियर्स काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए और काफी हंसी का माहौल है। और जबकि पता है कि लगभग पश्चिम बॉर्डर पर हम जिस समय यहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, ये तस्वीर खिंच रही है या ये तस्वीर बाहर जा रही है, हम बॉर्डर पर शेलिंग का जवाब लगातार दे रहे हैं सर। तो क्या ये एक तरीके का मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी है, या वाकई अभी हिंदुस्तान के पत्ते पाकिस्तान दूर दूर तक समझ ही नहीं पाया है? क्या है ये? आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा है। मनोवैज्ञानिक वॉरफेयर, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, आज के जो वॉरफेयर का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक बहुत बड़ा डोमेन है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और उसका इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। पाकिस्तान तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को एज ए मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहा है। कितने ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान फैला रहा है। जो सिग्नलिंग होती है, एक होती है पोस्टिंग, होती है सिग्नलिंग। जो सिग्नलिंग की जा रही है, मीटिंगों की बैठे हुए उनके टेलीकास्ट हो रही है, स्माइल हो रही है, आपस में ठाके लग रहे हैं, ये सिग्नलिंग ये जाहिर करता है कि भाई हम जो है काफी स्ट्रांग है, आप हमसे बच के रहना। आपको बार बार हम वार्निंग दे रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, आपके ऊपर हम आपकी हर चाल को हमने अब तक जो है नाकाम कर दिया है। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कि जिसको पाकिस्तान शायद मेन कोर्स समझ रहा है, वो हमारे लिए ब्रंच या फिर ब्रेकफास्ट जैसा है। चलिए आप हमारे साथ में सर बने रहिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी रखेंगे। देखिए ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चर्चा बहुत रोचक हो रही है और इस चर्चा के जरिए आप समझ पाएंगे कि वाकई में इस समय मौजूदा समय में सिचुएशंस किस तरीके से हैं और की हाईलाइट करने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर की कीमत रमेश बाबू, आजकल मीम बहुत वायरल हो रहा है, रमेश बाबू भले ही ना समझे हों लेकिन नरेंद्र बाबू ने पाकिस्तान को समझा दी है। ये मीम हम रिपीट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए है। समझ जाओ तो अच्छा है कि बाप कौन है और बेटा कौन है तो बेहतर होगा। वक्त छोटे से ब्रेक।